गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। आई होप सारे बच्चे आ गए एंड वी कैन स्टार्ट। यस और नो? तो फटाफट से स्टार्ट करने से पहले एक बार क्यों पढ़ रहे हो, क्या टारगेट है आपके पढ़ाई करने के लिए, कितना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, ज़रा वो तो एक बार अपने माइंड को रिकॉल करा दो यार। वो जल्दी जल्दी से आउट ऑफ। और हर एक बच्चा मराठी मीडियम का है, कई मैं हूँ आपके लिए, डोंट वरी। ठीक है, आपको चाहिए एक एक वर्ड का मतलब बता के दूँ, मैं वो सारी चीज़ें करूँगी, बस यार अपना टारगेट अचीव होना चाहिए। ठीक है एवरीवन, सोचो तो सही, आपके एक्शन तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से काम करेंगे। आपके माइंड में ना दिन रात एक ही चीज़ घूमनी चाहिए। ठीक है ओके, तोड़ चलो गाइस स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी? वी हैव सीन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ DMU। गाइस लॉ ऑफ डिमांड का इंपॉर्टेंस देखा था कि लॉ ऑफ DMU देखा था? मैडम जी लॉ ऑफ डिमांड तो हमने पढ़ा ही नहीं है बच्चों अभी तक। ध्यान रखना, ये लॉ ऑफ DMU के इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा है, क्या क्या देख लिया हमने? यूटिलिटी के क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी। DMU का जो लॉ है, हमने उसका स्टेटमेंट ऑफ लॉ देखा। स्टेटमेंट ऑफ लॉ में अल्फ्रेड मार्शल जी ने कुछ बातें बोली थी। चलो यार एक बार वो बातें तो रिकॉल करना बनता ही है। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट वहीं से करते हैं। लॉ ऑफ अल्फ्रेड मार्शल जी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से आ जाओ। क्या था इनका? ये एडिशनल बेनिफिट। पहले पूरा 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 शिद्दत से, पूरा ईमानदारी से बोलेंगे गाइस। एवरी वन ऑफ यू खड़े हो जाओ, मस्त से पढ़ाई करो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी दुनिया की सारी चीजें कांस्टेंट है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, द एडिशनल बेनिफिट, क्या पढ़ रहे हो? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी बोला तो मार्जिनल एडिशनल आएगा ही, स्टार्टिंग ही वहीं से हो रही है। एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase in stock of a thing। डन, यहां तक हुआ, कॉमा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिश होती है, तो वहां से लाइन कंटिन्यू करो। डिमिनिशेस with every increase in the stock that he already has। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, इट डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग दैट ही ऑलरेडी हैज। सिंपल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया था। फिर ये टेबल तो याद ही है आपको, 10 8 4 2 0 -2। ठीक है ओके, फिर ये याद है, सीधा नीचे जाता है MU। और टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसे जाता है गाइस? ऐसा बढ़ता तो है लेकिन डिमिनिशिंग से वे से बढ़ता है। ठीक है, एट अ डिमिनिशिंग रेट, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर बाद में डाउनफॉल होता है। लेकिन जब ये डाउनफॉल होता है तो MU तो डायरेक्टली ये तो यहीं से कम कम होता है, और जब ये डाउनफॉल होता है ना तब ये नेगेटिव चला जाता है। याद आ रहा है? डायग्राम की वापस से दिखा दूं, ये देखो एक आंसर में दोनों चीजें अपन ने रिवाइज किया है। एक आंसर, दो, एक कंसेप्ट और दोनों के आंसर। ठीक है डन एवरीवन। गाइस फटाफट से थम्स अप। टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सेशन, दिस चैप्टर, और इसके बाद आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ पढ़ोगे। डन ओके, तो चलो जी आ जाओ। अगर ये भी चीज आपकी कॉल हो गई तो फटाफट से मुझे एक चार्ट तो रिवाइज करवा दो यार। चार्ट तो बता दो। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज इट एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। यहां तक तो ठीक है। जब ये कांस्टेंट होगी तो ये क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, जीरो। याद आ रहा है? और जब ये कम होगी तो ये क्या जाएगी? नेगेटिव जाएगी। डन, ये भी हमने रिकॉल कर लिया। उसके बाद में ये भी आ गया आपको, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग, comma diminishes with every increase in the stock of a thing that he already has। done, explanation of the law हो गया। उसके बाद में शेड्यूल हो गया, एक्सप्लेनेशन वापस से वही पार्ट करना है। ठीक है, फिर हाँ ये बचा है हमारा। गाइस एक बार फटाफट से अजम्पशंस रिकॉल कर लो यार। रैशनलिटी, उसके बाद में होमोजेनिटी, फिर क्या करोगे? होमोजेनिटी बोलो ना जल्दी जल्दी से। कॉन्स्टेंसी, उसके बाद में, अरे बोलो जल्दी जल्दी से। उसके बाद में कंटिन्यूटी हो गया आपका। ठीक, ये पॉइंट्स हो गए। उसके बाद में अपन आखिरी के 4 पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, डायरेक्टली दोनों आंसर साथ साथ चलाएंगे। इधर में क्रिटिसिज्म में आके बोल देंगे ये जो तुमने अजम्पशन लिए सब बकवास है, अनरियलिस्टिक है। ठीक है, सारे अनरियलिस्टिक अजम्पशन। ये अजम्पशन तो ऐसा हो गया है जैसे कि कोई, अच्छा रुको रुको रुको, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये अजम्पशन कैसा हो गया पता है क्या? जैसे कोई बंदर हाथी को उठा रहा है, अनरियलिस्टिक। मुझे बताओ यार, कोई बंदर कैसे हाथी को उठा सकता है? ये सुनो, ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? तो एकदम अनरियलिस्टिक अजम्पशन लिए गई था आपने। हम लोग इस तरह से बोल देंगे। उसके बाद में कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है।
फिर हम लोग बोलेंगे कि जो आपने मनी का जो कांस्टेंट बोला था विच इज अगेन रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि मनी की जो यूटिलिटी वो हमेशा कांस्टेंट होती है। उसके बाद में आपने बोला था कि सिंगल वांट है, ऐसा होता ही नहीं सिंगल वांट है, ठीक है। उसके बाद में आपने बोला था कि डिविजिबल है, डिविजिबल गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, तो सर जी इनडिविजिबल गुड्स का होगा क्या, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया था। उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ हमने कर लिया था। इसके 4 पॉइंट्स थे, एक है यूजफुलनेस टू कंज्यूमर्स, यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट। उसके बाद में क्या पॉइंट्स थे, 2 तो इजी वाले थे और 2 जो थे वो बहुत टेक्निकल थे। वो थे हमारे बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, जिसमें 2 पॉइंट थे। मैडम हाँ बोलो, मैम समझ तो गया था लेकिन ना लिख ही नहीं पाए, मतलब हमने लिखा, हमने कोशिश किया लिखने का, लेकिन ना जो पकड़ नहीं आ रही है क्या। तो चलो आ जाओ, आज अपन लिख कर देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। आ जाओ, खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से चार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। चलो, आई कुड सी आप सभी बच्चों ने चार्ट्स बनाया, अप्रिशिएट टू यू ऑल यार, चार्ट्स बना के कर रहे हो, ग्रेट। इसी तरह से पढ़ो थ्योरी, सारे थ्योरी के सब्जेक्ट यही टेक्निक से पढ़ना, गई मजा आएगी, ठीक है। इनफैक्ट आप एसपी, ओसीएम, ये सारे सब्जेक्ट के लिए भी खुद से चार्ट्स बनाओ, ठीक। आपको आपके प्रीति मैडम ने ना इंडिपेंडेंट कर दिया है, आपको लाइफ टाइम के लिए थ्योरी पढ़ना सिखा दिया है। इस तरह से ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं है अब आपको, तोड़ बन जाओगे। जब तक इकोनॉमिक्स होगा ना, आपको एक एक रग रग मालूम पड़ जाएगा, अच्छा यार इससे ऐसे भी कर सकते, इससे ऐसे भी कर सकते। आगे जाके कुछ भी कोर्सेस करने हैं आपको, चाहे आपको सीए करना है, एमबीए करना है, कितनी भी मोटी बुक को आप लोग घबराओगे नहीं, बिकॉज हमें उतनी मोटी बुक को शॉर्ट समराइज करना आता है, ठीक है। ये टेक्निक भूलना मत, आपके पूरे करियर में काम में आने वाली है, ठीक है। चलो गाइस, एक बच्ची मेरी हंस रही है, क्यों भाई, व्हाट हैपन, बोलो श्रद्धा। चलो आ जाओ, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, पहले पॉइंट्स रिकॉल कर ले। लिखेंगे कैसे आंसर, चलो मैं आपको ओरली बताती हूँ कैसे लिखोगे आंसर्स। इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, भले ही, अच्छा एक बच्चे ने ना ये इन क्रिटिसिज्म लिखा, उसने पहले तो सब मिटा दो, सब मिटा दो, ये सारी चीजें मिटा दो, इंपॉर्टेंट है नो डाउट। ये इन क्रिटिसिज्म, अरे बेटा मतलब क्या आया इन क्रिटिसिज्म्स का, इन स्पाइट मतलब क्या होता है पता है। अगर यहाँ पे आपने इन लिखा ना तो कोई मतलब नहीं है, इन स्पाइट लिखना ही पड़ेगा। मैडम क्यों, भूल गए एग्जाम में, तो अभी समझा देती हूँ ना, फिर नहीं भूलोगे आप, ठीक है। देखो, चाहे ही कितने क्रिटिसिज्म्स क्यों ना हो, भले ही इतने क्रिटिसिज्म्स है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस भी है, इसका सिग्निफिकेंस भी है हमें लॉ ऑफ डीएमयू का, समझ रहे हैं। भले ही कितने लोगों ने, कितने इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है, इन स्पाइट दैट वी हैव, जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो वेरी पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपका, बहुत प्रैक्टिकल लॉ है, जो यूनिवर्सल लॉ है, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे जो चाहे लिखो गाइस। कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आंसर अपने आप बढ़ा सकते हो। मैडम ये लाइंस आपने कहां से लिया, आपको मैंने स्टेटमेंट ऑफ लॉज बढ़ाए थे, ये देखो यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, ठीक है। बस यही कहीं से जो भी चीज अंडरस्टैंडिंग हुई, जो जो चीजें हमें समझ में आई वो चीजें हमने लिख दी, समझ में आ रहा है। तो कोई एकदम ऐसे रट्टा मारने वाला स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता है, मुझे आपको रट्टा नहीं मरवाना है, बट जो लिख रहे हो एटलीस्ट उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे इंस्पाइट, भले ही इतने सारे क्रिटिसिज्म है, लेकिन जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो बहुत पॉपुलर है, उसकी इंपॉर्टेंस भी है ना। तो आप लोग क्रिटिसाइज मत करो लॉ ऑफ डीएमयू को। चलो आ जाओ, ठीक है, ऐसे लिखना है आंसर्स। और उसके बाद में आज हम लोग क्या करते हैं पता है, आज मैं खुद आपके बिहाफ में आपको नोट्स बनाना सिखाती हूँ, समरी नोट्स बनाते हैं, हम लोग खुद मिलके बनाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, साथ में मिलके बनाएंगे गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, या नेक्स्ट वाला टॉपिक नहीं भी स्टार्ट होगा तो भी चलेगा, पहले ये चार्ट्स बनाते हैं आज। यहाँ पे पेजेस ऐड नहीं है, ये लो ऐड कर दिया। क्या कर रहे हो आप लोग, हम बना रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का क्या बना रहे हैं, ऑफ
लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, डन, ठीक है जी। चलो देखो तो क्या है इसमें, आपको स्टार्टिंग के पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट लाइन लगती है कि आप जो भूल सकते हो उसको लिख लो। अब बेटा आपने इंस्पाइट में गलती किया था, इंस्पाइट आपने प्रॉपरली नहीं लिखा था, तो वही लाइन को लिख लो कि इंस्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म्स लिखो यहाँ पे। अपने जो गलती की बस वो मेरे नोट्स में आएगा, ठीक है। आपने इंस्पाइट में गलती की वो आपके नोट्स में आना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा ऑफलाइन लेक्चर देख रहा है, बेटा एक बच्चे ने ना होमवर्क करने के टाइम पे सिर्फ इन क्रिटिसिज्म्स लिखा, उसने क्या लिखना चाहिए था, इंस्पाइट क्रिटिसिज्म्स लिखना चाहिए था, उसने इन और क्रिटिसिज्म लिखा। तो समझ में आ रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ। और ये आप सभी के लिए है कि आपसे जो गलती होती है वो आपके नोट्स में आना चाहिए, ताकि आपसे वो गलती ना हो। जरूरी नहीं है एक चार्ट आपके लिए ऐसा बना तो दूसरे के लिए भी सेम बना चाहिए ना। ग्रुप में बहुत सारे चार्ट्स आएंगे, कॉपी करने की कोशिश मत करो। आपको जो सही लगता है, जिससे आप पूरा आंसर रिवाइज और रिकॉल कर पाओ आपके एग्जाम मोमेंट पे, वैसा चार्ट बनाओ, ठीक है। ओके, तो मैं तो ये बनाऊंगी बिकॉज मेरे बच्चे से गलती हो गई थी ना। तो इंस्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म्स, जो लॉ है, लॉ भी नहीं लिखूंगी अब मैं बार बार, शॉर्ट नोट बना रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। जो डीएमयू है वो क्या है, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और क्या लिखा है वहाँ पे, वेरी पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, प्लस इंपॉर्टेंट है वो, प्लस ऐसे लिख दो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल उसका एप्लीकेशन है, प्लस ये भी लिख दो कि वो बहुत प्रैक्टिकेबल लॉ है। समझ में आ रहा है, एक लाइन डन। अरे समझ में आ रहा है कि अपन कैसे कर रहे हैं। आर यू गाइज विथ मी? फटाफट से पेन नोटबुक लेके लिखो, ये चीजें मिलती नहीं है आपको, ठीक है। लिखो ये सारी चीजें फटाफट से। यस एवरीवन, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी को? डन, ओके। चलो बढ़ो आगे। फिर क्या है, ये तो फोकट वाली लाइन है, तो एवी दिमाग में क्लिक हो जाएगी एग्जाम में। तो बस आ जाओ, यूजफुलनेस टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को क्या यूजफुलनेस है रे भाई? कंज्यूमर, गवर्नमेंट, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज और लॉ ऑफ डिमांड। अब मुझे एक बात बताओ, चार्ट कैसे बनाना है? ऐसे ऐसे बनाना है या ऐसे बनाना है? जैसे बनाना है बना लो, समझ रहे हो? मतलब बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, ठीक है। कोई एक सिंगल थंब रूल नहीं है कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, इंपॉर्टेंस किसको है? कंज्यूमर्स को इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स अब कंज्यूमर्स से रिलेटेड यहाँ लिख लो। यहाँ पे लिख दो गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस है, सारे पॉइंट यहाँ लिख दो। यहाँ पे लिख दो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। और यहाँ पे लास्ट में आप लिख दो, लास्ट वाला पॉइंट क्या था गाइस? लास्ट वाला पॉइंट क्या था? बेसिस ऑफ डिमांड। यस, बेसिस ऑफ, ये वाला पॉइंट पूरा लिखो, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। डन। बस इसके अंदर जो भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप आपके अकॉर्डिंग लिख लो। समझ में आ रहा है किस तरह से चार्ट नोट्स बनाओगे? पूरे चैप्टर का चार्ट नोट्स रेडी रखो। 2 दिन है आपके पास में टेस्ट देने के लिए बेटा। जो आप लेक्चर्स ऑफलाइन देख रहे हो, आपने भी 2 दिन बाद टेस्ट देना है, ठीक है। डन, ओके। चलो गाइस, कर लेंगे खुद से? यस एवरीवन, बन जाएगा खुद से? हाँ जी, टाइम वेस्ट नहीं करते ना फिर। बोलो यो, बढ़े आगे फिर, ठीक है। नाउ कम टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड फॉर्म द बेसिस। मैडम ये पॉइंट कुछ सुना सुना लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। लॉ ऑफ डीएमयू फॉर्म द बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ जो डीएमयू है वो फॉर्म बेसिस है लॉ ऑफ डिमांड का। कहाँ देखा देखा था रे भाई? किधर सुना सुना था? ये रहा हमारा पॉइंट। कहाँ देखा था? सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ का 4th वाला पॉइंट था, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डीएमयू जो है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। फटाफट से इसको क्विकली रिवाइज करो। चलो यार एक काम करो, एक बार ये आंसर ही फटाफट से रिवाइज करो। कंज्यूमर के केस में आके आप क्या बोलोगे? इसका जो यूजफुलनेस है कंज्यूमर्स को है। क्यों है?
क्योंकि वो डाइवर्सिफाई कर सकता है अपने रिसोर्सेज। पार्थ के पास में 2000 रुपए थे तो पार्थ ने 2000 रुपए को ऐसे यूज किया कि जिससे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। डन। एटलीस्ट उसको उतनी तो यूटिलिटी मिल रही है जितना उसने खर्चा किया। 2000 रुपए खर्चा किया तो उसको 2000 रुपए की तो यूटिलिटी मिलनी चाहिए। यस, डन। याद आ रहा है? देखो यहाँ पे इट डाइवर्सिफाइज, मैं इसको कलर चेंज करती हूँ। इट diversifies his limited resources in such a way that marginal utility acquired is equal to the price paid। ठीक है, ओके। जैसे वड़ा पाव के लिए हम कोई 50 रुपए 100 रुपए नहीं देने वाले हैं, ठीक है, हम उसके बदले में बर्गर खाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट को क्या यूजफुल है? पॉलिसीज बनाने में, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसीज, ताकि गवर्नमेंट क्या करे? रिच पीपल से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करे और पुअर पीपल से कम करे। उसके बाद में बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, ये फटाफट से देख लो कि जो लॉ है, जो लॉ ऑफ डीएमयू है, वो एक्सप्लेन करता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। वो क्या एक्सप्लेन करता है? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज बाय शोइंग डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। आपको कितना यूज में है वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, समझ में आ रहा है? सम कमोडिटीज, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है गाइस जिसका बहुत वैल्यू इन यूज होता है लेकिन उसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत होता है, और किसी का वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत होता है, वैल्यू इन यूज बहुत कम होता है ना? यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू इन यूज किसका ज्यादा है? एयर, वाटर, सनशाइन का, सन रेज, अरे विटामिन डी, ठीक है, बोलते हैं ना कोरोना के टाइम पे धूप में बैठो जल्दी सही हो जाओगे, विटामिन डी अर्ली मॉर्निंग का, तो वही वाला सनशाइन, ठीक है, एयर, वाटर, सनशाइन, ये सारे कुछ फ्री वाली चीजें। वैल्यू इन यूज, इसका यूज तो बहुत ज्यादा है, एक्सचेंज बहुत कम है, जीरो है, जीरो एक्सचेंज वैल्यू और लेस एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है, ये होता है आपका वैल्यू इन यूज। और उसके बाद में आप वैल्यू इन एक्सचेंज को क्या बोलोगे? इसके कौन से एग्जांपल्स है? गोल्ड, डायमंड, ठीक है। गोल्ड डायमंड का क्या होता है? गोल्ड डायमंड का क्या होता है बता दो मुझे फटाफट से। गोल्ड डायमंड का, अरे बोलो ना यारो। उसका एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा, बहुत पैसा देना पड़ता है और आता इतनी छोटी सा चीज है, ठीक है, तो उसका एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू इन यूज बहुत कम है। लॉकर में ले जाके रख देंगे गोल्ड की रिंग को, और तो कुछ नहीं, ठीक है, रेगुलर तो यूज करने नहीं देगी हमारी मम्मा हमको। आपकी मम्मा या मेरी मम्मा एक ही बात है यार, सबकी मम्मा एक जैसी होती हैं। आ जाए इधर। और लास्ट वाला पॉइंट है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी समझ में आ रहा है? आपकी मैम ने आपको एक डिटेल्ड वे में कल बता दिया था, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को बहुत डिटेल में किया था हमने। क्यों किया था? बिकॉज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत ज्यादा लिंक है। चलो आ जाओ। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है गाइस? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली इसमें तो कुछ सिंपल सा पार्ट है, इसमें तो कुछ ज्यादा लॉजिकल कुछ चीजें ही नहीं है, टेक्निकल चीजें ही नहीं है। यस और नो? बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं था। अरे महंगा किसको खरीदना है? प्राइसेस बढ़ रही है, ये पेन का दाम 1000 रुपए हो गया, कौन खरीदेगा? समझो 1000 रुपए हो गया, डिमांड कम रहे भाई, नहीं खरीदने का हमको, नॉर्मल है, आपका खुद का साइकोलॉजी है। ये सर नो, यही तो लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? यही होता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? एवरीवन टेल मी, फटाफट से बता दो बेटा मुझे यहाँ पे, यहां तक क्लियर हुआ क्या? यस, ओके। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? लॉ ऑफ डीएमयू गाइस, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है हमें? जो भी चीज ज्यादा उसकी यूटिलिटी कम, जो भी चीज ज्यादा उसकी यूटिलिटी कम। आपके पास चीजें ज्यादा कहां हो रही है? ये यहां हो रही है। जब आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो, प्राइसेस कम है, ज्यादा डिमांड कर रहे हो तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। समझ रहे हो? ओके, चलो आ जाओ। इसको और इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था कि भाई फॉर एग्जाम्पल, ओके चलो इधर आओ। लॉ ऑफ डीएमयू में क्या बोला उन्होंने कि जो कंज्यूमर है वो तभी परचेज ज्यादा से ज्यादा जब वो करेगा तो उसकी यूटिलिटी तो कम हो जाएगी, है ना? फिर वो परचेज क्यों करेगा? फिर वो क्यों परचेज करेगा? जब उसको ज्यादा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, कॉम्बो ऑफर, एडिशनल यूनिट मिल रही है एट लोअर प्राइस, कॉम्बो ऑफर मिल रहा है, 2 के बदले में 1 फ्री मिल रहा है, तो वो ज्यादा खरीदेगा, तब वो खिंचा चलाएगा। बाय द पैक ऑफ 3 एट 5999, एक मिल रहा था 399 में, तीनों मिल रहा है 599 में। अरे सस्ता ही है ना, एक है 400 का, तो ये पूरा प्रोडक्ट हो गया 1200 का, 1200 के बदले में 600 रुपए में मिल रहा है तीनों चीजें।
समझो, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपको? तो वो अपने आप खींचा चला आएगा, तो उसकी क्या कर देगा, वो डिमांड बढ़ा देगा। जैसी डिमांड बढ़ाएगा वैसे ही यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो इट इज मेनली, ये वाली लाइन लिख के आनी है आपको एग्जाम्स में, इट इज मेनली टू मेक द कंज्यूमर फील दैट ही इज डिराइविंग मोर यूटिलिटी बाय पेइंग द लेसर अमाउंट। आप सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज पे करके आप ये पूरे प्रोडक्ट का फायदा उठा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यही था। इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डीएमयू जो है, लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो बेसिस है हमारे लॉ ऑफ डिमांड का। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझा? ऊपर अगर समझ में आ गया होगा ना एग्जाम्पल, तो आपको तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो पार्ट जो भी दिया ना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें। डन। ऊपर वाला समझा क्या, ये बता दो मुझे, तो ये वाला पार्ट समझ जाएगा। डन। थर्ड पक्का, बड़े आगे। कौन याद कर रहा है? सर आई एम इन लेक्चर, करती हूँ, आपको लेक्चर में हूँ। ठीक है, चलो बोलो, समझ में आया? यस, ठीक है। चलो, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड हियर वी बिगिंस आवर लास्ट क्वेश्चन। द लॉ ऑफ डीएमयू फॉर्म द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डीएमयू, आप एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छों को ये क्वेश्चन नहीं समझता। लिखना क्या है, अगर एग्जाम में आ गया ना तो वो तो ये सोचेगा मैडम यार पूछा कहाँ से, बिकॉज ये क्वेश्चन दिया रहता है आपके टेक्स्ट बुक में। गई आपके टेक्स्ट बुक में भी, मेरे पास आपके पास टेक्स्ट बुक है, और इस टेक्स्ट बुक का भी जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला लास्ट पेज, यहाँ से आपका एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। तो ये जो लास्ट टॉपिक है ये है आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में हेडिंग क्या दिया आपको पता है क्या? लॉ ऑफ एमयू एंड प्राइस, ये है आपका हेडिंग। जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया वो ये है बेटा, एमयू एंड प्राइस। अरे एमयू और प्राइस का रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछते हैं, एक ही, यही एक क्वेश्चन है। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा एनालिसिस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो आई कैन टेल यू कि भाई अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आया तो भी यही आंसर, अगर ये वाला क्वेश्चन आया तब तो यही आंसर। ये तो सीधा सीधा सा पार्ट है, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें फिर। पहले तो लिख देंगे लॉ ऑफ डीएमयू फॉर्म द बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, एकदम सही। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। कौन सा? ये वाला। आ जाओ इधर, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप आपको यहाँ पे निकालनी है। क्वेश्चन क्या बोला है? रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? लॉ ऑफ डीएमयू फॉर्म द बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। चलो आ जाओ। भूमिका बोल रही हाँ मैडम है अरे आपके टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। आ जाओ, बस उसको बहुत इजी वे में कंटेंट एकदम भारी का प्रेजेंट करके इजीएस्ट लैंग्वेज दिया है, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स कन्वर्ट। आपको क्या करना है, अभी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। ये लॉ ऑफ डीएमयू फॉर्म्स फॉर द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कंज्यूमर वही गुड्स खरीदेगा जिसका उसको मतलब वो जितना पे कर रहा है उतना उसको यूटिलिटी मिलना चाहिए। यस सर नो? हमें यही कंसेप्ट समझ में आया अभी तक? जितना वो पे कर रहा है उतना तो मिलना चाहिए या उससे ज्यादा मिलना चाहिए। अरे या तो 599 में तीनों प्रोडक्ट मिलने चाहिए या फिर 399 में एक तो मिले एटलीस्ट। दोनों में से ज्यादा मिलेगा तो दौड़ेगा और एक मिलेगा तो चलेगा। यस सर नो? समझ में आ रहा है? अरे जितना पैसा दिया उतना तो मिलना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में बहुत लंबा दिया है तो इसीलिए तो आपकी मैम है ना आपके साथ, क्यों चिंता करते हो? आ जाओ इधर। लेट्स कन्वर्ट। अब लेकिन मैडम ये एमयू को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते,
तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? फिर आप बोल रहे हो कि MU जितना यूटिलिटी है और जितना पैसा दिया है, आप क्या बोल रहे हो अभी? वही आपने बोला कि हम जितना पैसा दे रहे हैं और जितना यूटिलिटी मिल रहा है उसका इक्वल होना चाहिए। कैसे इक्वल होगा? अब ना हमारा कार्डिनल मेजरमेंट, क्या कार्डिनल मेजरमेंट, वो कंसेप्ट क्या बोलता है पता है क्या? कि यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है। ये रूल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं, अगर मैं ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर दूं कि कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है, मान लो जो कोई भी, मैं मान लो एक वड़ा पाव खरीदते हैं, हम लोग एक वड़ा पाव खरीदते हैं 50 रुपए का। कितने रुपए का? 50 रुपीज का एक वड़ा पाव है। एक वड़ा पाव कितने रुपीज का है? एक पाव मत लिखो यार, वड़ा पाव लिखो, तो बड़ा क्यों हो रहा है ये? एक वड़ा पाव कितने का है? 50 रुपीज का है। बहुत छोटा हो गया अभी तो। हाँ अब ठीक है, एक वड़ा पाव है 50 रुपए का आपके, ठीक है, यहां तक समझ में आया? यूटिलिटी, यूटिलिटी। अब मान लो आप एक पीस खाते हो, ठीक है, या एक मिनट, वड़ा पाव का एग्जाम्पल ही मत लो, आप यहाँ पे ले लो पानी पूरी का एग्जाम्पल। एक प्लेट जो पानी पूरी है वो 50 रुपीज की है। मैडम 50 रुपए की पानी पूरी हम लोग नहीं खाते, हम सिर्फ 10 या 20 रुपए की खाते हैं। अरे एग्जाम्पल है रे भाई, सिर्फ एग्जाम्पल है। अज्यूम तो कर सकते हो कि आप मॉल में जा रहे हो और खा रहे हो। हाँ अब ऐसा समझो, बहुत ही बेहतरीन जगह जा रहे हो और वहां पे पानी पूरी खा रहे हो, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में खा रहे हो, तो वहां पे 50 रुपीज प्लेट मिला है, शानदार एक ग्लास की बॉटल मिली है, उसमें पानी दिया है उन्होंने और मसाला वसाला पूरा डाल के दिया, ठीक है। तो एक पानी पूरी की जो प्लेट कितनी की है, कितने की है? 50 रुपए की है, ठीक। एग्जाम्पल समझा सभी को? एक पानी पूरी का प्लेट 50 रुपए का है, ठीक। ओके, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। पहले तो इंपॉर्टेंट लिख ही लो रे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत, ठीक है। एक पानी पूरी का जो प्लेट है वो 50 रुपए का है, और जो मुझे जो यूटिलिटी मिलती है, मान लो मैंने एक प्लेट खाई और मुझे जो यूटिलिटी मिली, एक यूनिट, एक प्लेट खा के जो यूटिलिटी मिलती है वो है 10। एक यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती है वो 10 रुपए की है। मैंने क्या किया पता है? यहाँ पे वो जो यूटिलिटी मिल रही थी ना, उसको मैंने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया बेटा, रुपीज में वी हैव कन्वर्टेड। हमने ऐसा अज्यूम किया है कि भाई कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है, कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है। समझ में आ रहा कंसेप्ट? ये देखो यहाँ पे मेजरमेंट किया मैंने, कार्डिनल मेजरमेंट के नंबर में यूटिलिटी को मेजर किया। एक प्लेट खाया तो उसका 10 यूटिलिटी मिलता है। अरे यस और नो कंसेप्ट समझा? ये दो अजम्पशन समझे एवरीवन, ठीक है। ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड प्राइस, लेट्स कन्वर्ट MU इनटू द टर्म्स ऑफ मनी। कर दिया भाई, कर दिया। एक प्लेट को का 10 रुपए 10 यूटिलिटी मिलता है, एंड दैट वी कैन कंपेयर इट विद मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इस यूटिलिटी को इससे कंपेयर करेंगे और हम देख लेंगे कि हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पानी पूरी खा के यूटिलिटी मिलती है 10 और पैसा देना पड़ता है 50, करोगे क्या? बोलो। अरे दोनों रुपीज में ना, ये भी रुपए में और ये आने वाला भी रुपए में, जाने वाला भी रुपए में। अब बोलो, नहीं मैडम नहीं खाएंगे, यूटिलिटी नहीं मिलती है पानी पूरी से। पानी पूरी खाया तो 50 रुपए की यूटिलिटी नहीं मिलती है, बहुत महंगा है। अच्छा बहुत महंगा है, ओके, अपने आप एनालिसिस आ गई। तो हम ये क्या करेंगे? ये गुड्स का हम कंजम्पशन नहीं करेंगे। समझ रहे हो? कंसेप्ट आपको ऑलरेडी समझ चुका है, बस यही चीजें लिखी है और कुछ नहीं है। टेक्स्ट बुक में देखोगे ना गाइस, इतना डरावना है कि वो लोग शुरू कर रहे हैं कुछ यहाँ से, खत्म यहाँ से इधर, और हमने शुरू किया, हमने डोंट वरी, अपना आंसर शॉर्ट नहीं होगा, भारी का आंसर है, ठीक है। आपका आराम से ये देखो कितना पेज बन रहा है अपना, ये देखो, अगर आप इसको भी लिखोगे ना तो आपका एटलीस्ट 1.5 पेजेस होगा, विच इज मोर देन इनफ फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन, और 8 मार्क के ऊपर ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो डोंट वरी, डायरेक्टली नोट से पढ़ो, मोर देन इनफ है, ठीक है। डोंट गो फॉर टेक्स्ट बुक। आप बच्चों को टेक्स्ट बुक की जरूरत भी नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन मैं देने वाली हूँ आपको।
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई एम देयर। मैम एक्स्ट्रा डिस्टिंग्विश, बिल्कुल सारी चीजें मैं दूंगी, ठीक है, तो चिंता ना करो। डायरेक्टली अपने नोट से पढ़ने का, चलो आ जाओ देखें अभी क्या बोला है। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, एक बात तो बता दो, तुम बोलते हो कि यूटिलिटी तुमको 10 रुपए जो है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 10 रुपए, और तुमने कितना प्राइस पे किया है 50 रुपए पे किया, तो तुम ये नहीं खरीदोगे? नहीं मैडम, ठीक है डन, चलो यार मान ली मैंने आपकी बात कि आप ये नहीं खरीदोगे। मुझे एक बात बताओ, पानी पूरी है आपकी रुपीस को चेंज नहीं करता है, ठीक है, चलो इसको 50 रुपए ही रखते हैं, 50 रुपए की, ठीक है। और जो यूटिलिटी मिल रही है वो मान लो मिलती है 100 रुपए की यूटिलिटी मिलती है। एमयू कितनी है 100 रुपए की है, तो 100 रुपए की एमयू यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है आपको खा के, और जो आपका कॉस्ट है वो 50 रुपए ही है। अब बताओ मुझे चलेगा क्या? अरे अब खर्चा करोगे, अब 50 रुपए दोगे क्योंकि तुमको तो ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। डन, ओके, मतलब आप बोलते हो हाँ मैडम चलेगा, दौड़ेगा। 100 रुपए की चीज मिल रही है मैडम, 50 रुपए पेमेंट करने से 50 दिया से 50 दिया 100 मिलता है, दौड़ेगा मैडम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक नेक्स्ट एनालिसिस है, 50 रुपए का ही है गुड्स और आपको 50 की ही यूटिलिटी मिलती है। अब बताओ मुझे 50 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है और आपका जो कॉस्ट है वो भी 50 रुपए है, मतलब 50 रुपए दिया और 50 रुपए का ही सामान लिया। हाँ मैडम चल जाएगा, ओके ओके चल जाएगा मैडम, कुछ नुकसान नहीं है मैडम, कोई लॉस नहीं है हमारा यहाँ पे। लॉस मत लिखो, लिखो यहाँ पे नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है ना, मुंह में आपके नुकसान नहीं आया लिखा, वो लिखो यहाँ पे नुकसान नहीं है। गाइस ये सारी चीजें लिख लेना, अदरवाइज समझेगा नहीं एवरीवन, ये सारी चीजें लिखो, ठीक है, ओके। चलो नाउ कम टू आवर टॉपिक, अब आपको सब चीजें समझ जाएगी। एक स्टेप और बता दूं कि यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा, आगे सिर्फ ऐसा होगा कि सिर्फ रीड आउट करना है और कुछ नहीं। एक बढ़िया सा कलर लेता है, हाँ ये वाला लेता है। जब 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 यूटिलिटी कम मिली है, जब कम यूटिलिटी मिलती है तो आप इसे क्या बोलोगे? जब यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है आप इसे क्या बोलोगे? और जब यूटिलिटी दोनों, यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है तो आप उसे क्या बोलोगे? यहां पे तो बोल देंगे मैडम ये दोनों इक्वल है, मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम। किसका इक्विलिब्रियम गाइस? आपका। आप कौन हो? कंज्यूमर्स है, हम लोग कौन है? वी ऑल आर कंज्यूमर्स। तो मैं यहाँ पे बोल दूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, ध्यान से समझो पहले जो मैं बोल रही हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल दूं क्या? अरे जितना पैसा पे किया उतने की यूटिलिटी मिली, मैं बोल दूं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। डन, यस। अरे कंज्यूमर ही तो हम लोग, और हम ही लोग जाके खर्चा कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। कौन खर्चा करता है और कुछ सामान खरीदता है? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, 50 रुपए दिया 50 रुपए का सामान आया, इक्विलिब्रियम गाइस। डन एवरीवन, तोड़, समझ में आया? ठीक है सबके सब बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ मैडम ठीक है, दौड़ेगा तोड़, ओके, पूरी लैंग्वेज ले लो आप मेरी, ठीक है। 50 रुपए पे करके, ध्यान से तो ना, 50 रुपए पे किया, ज्यादा यूटिलिटी मिली, पैसा इतू सा दिया, यूटिलिटी इतनी सारी ले ली, इतू सा पेमेंट किया और यूटिलिटी ज्यादा लिया। क्या बोलूं मैं, कुछ अंदर आ रहा है। वाओ, इतना सारा सामान आ गया, घर के अंदर आ गया। इंट्रा क्या बोलोगे आप? इंट्रा मार्जिनल यूनिट, इस तरह से बोल रहे हैं आप लोग उसको। इंट्रा यूटिलिटी क्या बोलते? एक सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, हाँ इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। एक्स्ट्रा यूनिट आ गई है ना आपके पास में, आपके पास में क्या हो गया है? एक्स्ट्रा चीजें आ गई है। सिर्फ 5999 रुपीज का पेमेंट किया तो 3 मम्माज अर्थ के प्रोडक्ट आ गए।
अरे लड़कियों के वो मेकअप के 3 प्रोडक्ट आ गए, 3 सामान आ गए हैं सिर्फ 599 में, ठीक है। तो मैं बोलूं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। मैडम मार्जिनल क्यों? एक्स्ट्रा आया है, एडिशनल चीजें आई हैं अंदर, एडिशनल यूनिट्स आए हैं। वापस से देखो, अंदर इंट्रा मार्जिनल एडिशनल यूनिट्स आए हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हो जाएगा मैडम, कम चीजें आई है, हमारी घर से ज्यादा चला गया है, तो बोल दो ना, जो बोला वही लिखो। लिखो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। एक मिनट, लेट मी चेक। ठीक है, बोलो मुझे समझ में आए क्या कंसेप्ट? सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे? वापस से देखो, एक्स्ट्रा, आपने एक्स्ट्रा का पेमेंट किया मैडम, एक्स्ट्रा चला गया यार, कुछ अंदर ही है, एक्स्ट्रा चला गया, एडिशनल यूनिट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा चला गया मैडम। डन, समझ में आया कंसेप्ट? तो ध्यान से वापस से रिकॉल करो, जब यूटिलिटी और प्राइस पेड इक्वल होती है तो तुमने जितना पैसा पे किया उतने का तुमको सामान मिल गया, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपने पैसा पे किया इतू सा और आपको इतना सारा सामान मिला, इतना मिला, तो आप क्या बोलोगे? इंट्रा, अंदर आया मार्जिनल यूनिट्स, ठीक है। एक यूनिट के लिए पे किया, आपको 2 आ गए, एक पे एक फ्री आ गया, 2 आ गया, तो इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, समझ में आ रहा है? और अगर आपने पेमेंट ज्यादा किया, कम आया, तो आप क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा। क्लियर? समझ में आया? अब बहुत इजी हो गया है, बस अब रीड आउट करो आंसर मस्त से, खत्म, टकाटक। यस, थर्ड, चलो जी आ जाओ इधर। सेम वही चीजें लिखी है। एक यूनिट की यूटिलिटी कितनी है? एक यूनिट की यूटिलिटी है 10 रुपए, हमने यूटिलिटी को रुपए में कन्वर्ट कर लिया, और एक कमोडिटी का प्राइस है 50 रुपया। देखो अभी कितने यूनिट्स कंज्यूम करें हम लोग पहले 1 किया, फिर 2 खरीदा, फिर 3, 4, 5, 6। यूटिलिटी अपने मन से ले लो, पहले की 10 मिलती है, दूसरे की 8। मार्जिनल यूटिलिटी है, कम होती जाएगी। अरे बेसिक फंडा हमेशा याद रखना। मैडम हम तो हमारा लेंगे, क्या लोगे तुम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये जो आपने बताया था 10, 8, 4, 2, 0, अरे लो, बिंदास लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका टेबल बनाना है, आपका टेबल बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिलहाल मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक वाले नोट्स बता दूं, ठीक है। चलो आ जाओ। ये जो 10 यूटिलिटी मिली ना, यूटिलिटी को रुपीज में कन्वर्ट करो डियर। एक यूनिट 10 रुपए का है, तो 10 इंटू 10 कितना रहेगा? 100 रुपया। ये 8 यूटिलिटी इंटू 10 रुपए 80 यूटिलिटी मिलती है, इधर 70 मिलता है यूटिलिटी, इधर 50 यूटिलिटी, इधर 30 यूटिलिटी, इधर 10 यूटिलिटी का कॉलम बन गया। प्राइस पे किया है आपने 50 रुपए ही पे किया है, 50 रुपए पे किया है, ठीक है। ओके जी, तो अब बता दो मुझे यहाँ पे 50 रुपए में आपको यहाँ पे 2 यूनिट मिल गए, 50 रुपए में यहाँ पे आपको 3 यूनिट मिल गए, 50 रुपए में यहाँ पे आपको 4, 5, 6 यूनिट्स मिल गए गाइस। अब कंपेयर करो, यूटिलिटी ज्यादा है, पेमेंट इतू सा क्या ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। कौन सा यूनिट है ये? इंट्रा की इंटर? क्या बोलो ना, इंट्रा अंदर ज्यादा आया। यहाँ पे 80 यूटिलिटी इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे 70 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, प्राइस तो सिर्फ 50 ही किया है, तो इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे 50 यूटिलिटी और यहाँ पे भी 50, मतलब दोनों यूटिलिटी भी 50 मिलती है, प्राइस भी हमने 50 पे किया है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कंज्यूमर का क्या हो गया? ये इक्विलिब्रियम हो गया, इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। सिंपल सा पार्ट है, याद हो जाएगा आपको इजीली। अच्छा अब देखो, यूटिलिटी कम मिल रही है और प्राइस ज्यादा पे किया है, तो आप क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा। मैडम एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। डन, चलो आ जाओ। अब जो भी कुछ बोला है ना उसको लिखना है आपको। कैसे लिखोगे? पहले इतना बता दो, टेबल सभी को समझा क्या? सारे बच्चों को टेबल समझा क्या? यस, एवरी वन ऑफ यू? ओके डन। देन चलो बढ़ो आगे, एक्सप्लेनेशन आज खत्म कर लेते गई, ये नेक्स्ट लेक्चर में लेना था, बस इतना सा पार्ट बचा है। आपको पूरे 2 दिन मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। सैटरडे का, संडे का एंड मंडे, नहीं संडे टेस्ट है ना हमारी,
तो कोई बात नहीं, आज का दिन और कर लेंगे ना दोपहर का टेस्ट, ठीक है चलेगा, 1.5 days है, मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो आ जाओ। एक्सप्लेनेशन, अ कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग, अब देखो एक कंज्यूमर बाय करता है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स वन आफ्टर द अदर, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी फर्दर यूनिट कंज्यूम। अरे मार्जिनल यूटिलिटी तो कम कम होती जाती है, ये तो बेसिक फंडा है, ठीक है, वही बात लिखी है। फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट्स, पहले 3 यूनिट, ये देखो जरा मैं कलर चेंज करती हूँ। फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट्स, फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट्स, ये रहा आपके फर्स्ट 3 यूनिट्स, we found that marginal utility in terms of money is greater than the price paid. 100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए is greater than the price paid. Price paid only 50 rupees. 100 यूटिलिटी, 80 यूटिलिटी, 70 यूटिलिटी, ठीक है। A rational consumer, एक जो नॉर्मल इंसान होगा, एक जो आम इंसान होगा, will be willing to buy this unit since benefit derived is more than the price paid. Obviously यार, किसको कम रुपए में ज्यादा सामान नहीं चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस यूनिट्स इज नोन एज इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। डन एवरीवन, बोलो यहां तक समझा, पॉइंट नंबर 3 तक समझा एवरीवन, बढ़ू आगे, यस ओके। एट द फोर्थ यूनिट, एट द फोर्थ यूनिट, चौथा यूनिट की बात हो रही है, कौन सा यूनिट, चौथे की बात हो रही है। एट द फोर्थ यूनिट, अब क्या लिखोगे, अब तो खुद से बना लो, प्राइस पेड एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज इक्वल, देयरफॉर इट इज नोन एज MUX, मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मान लो मम्मा दर्द का कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी बात कर रहे हो, और यहाँ पे उसका प्राइस की बात करो, ये कमोडिटी है, एक्स क्या है, कमोडिटी, समझ में आ रहा है ये इक्वेशन एवरीवन, ठीक है। अ रैशनल कंज्यूमर अटेन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट 4 यूनिट्स, यूटिलिटी सेम और प्राइस भी सेम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। इन द 5th and 6th यूनिट, और 5वें और 6वें यूनिट्स में रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय, वो बाय नहीं करेगा, वो खरीदे। देखो ना यहाँ पे 5वें और 6वें यूनिट में, ये रहा आपका, आपको दिख नहीं रहा है ना, एक सेकेंड, अब दिख रहा है, ये देखो, ये 5वें और 6वें यूनिट में ना वो परचेज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यूटिलिटी कम मिलती है, पैसा ज्यादा जाता है, वेयर ही हैज टू पे मोर, ही हैज टू पे मोर देन मार्जिनल यूनिट, दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। डन, आपको इंट्रा समझा, अंदर ज्यादा आएगा, एक्स्ट्रा बाहर ज्यादा जाएगा, और इक्विलिब्रियम सिंपल, therefore a rational consumer attains equilibrium where marginal utility of x is equal to price of x. This is the relationship between MU and price which paved the way for law of demand. अब एक लास्ट लाइन है, ध्यान से अच्छे से सुनो, और यही रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप बिटवीन MU मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में जो ये रिलेशनशिप है, इट पेव द वे, मतलब इन्होंने रास्ता बनाया लॉ ऑफ डिमांड का, और डिमांड इंसान वैसे ही करेगा। अब ध्यान से सुनो, आपको आंसर समझ में आ गया मुझे पता है, बट ये लाइन तो समझना चाहिए ना, ये लाइन नहीं समझा तो क्वेश्चन नहीं समझा, वापस आ जाओ, 100% अटेंशन यहाँ पे। ये जो रिलेशनशिप है कौन सी, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में, मतलब एटलीस्ट दोनों इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, तभी कंज्यूमर डिमांड करेगा, तभी वो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, तभी वो डिमांड करेगा गुड्स का, समझ में आ रहा है। जब उसको जितना पैसा दे रहा है उतने की यूटिलिटी मिलेगी ना, तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। डन एवरी वन ऑफ यू, एक एक लास्ट लाइन भी समझी, एकदम क्लियर कड़क, यस थैंक यू बेटा, समझा आपको सभी को, ओके। So guys, you are ready for your chapter number 2. मस्त तरह से रेडी हो गए, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करके रेडी हो गए, और मेक श्योर बस नोट्स का प्रिंट आउट निकालो, घूम घूम के पढ़ो, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो या 6 बजे,
थोड़ा सा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम लोग उठ के पढ़ने बैठ गए हो। एक अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है आपकी मैम को। कोई 4 बजे उठे तो बिल्कुल यार 4 बजे मैसेज भेज दो, गुड मॉर्निंग मैडम, लगने दो बाकी बच्चों को आग, एकदम फायर, ऐसे धुआं निकलने दो सबके, ऐसे जेलसी वाला, ठीक है। दूर बैठे लेकिन पढ़ेंगे उतनी शिद्दत के साथ, उतनी ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो आई होप 4 बजे 5 बजे उठने वाले मेरे बच्चे अभी फटाफट से ग्रुप में मैसेज डालेंगे। जब उठ के पढ़ाई करने बैठोगे, ऐसा नहीं है कि 4 बजे उठ के टाइम पास कर रहे हो मैसेज डाल रहे हो, चीटिंग नहीं, किससे चीटिंग यार, मत डालो ना, क्या फर्क पड़ता है। बट आपको भी प्राउड फील तभी होगा जब आप पढ़ने बैठ गए, बुक ओपन की, सी ये है आपकी इकोनॉमिक्स की बुक, ऑलराइट, आपने इस तरह से पढ़ना शुरू किया। एक मोबाइल उठाने का 2 सेकंड के लिए और मैसेज डालने का, मैम गुड मॉर्निंग, स्टार्टेड स्टडिंग, अरे देखो फिर कैसी आग लगती है अपने इकोनॉमिक्स और कैसे नहीं आते आप सभी के 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। आई होप आप सारे बच्चे यही पैशन के साथ पढ़ाई करोगे यार, मस्त तरह से पढ़ाई करेंगे, मिलके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, तो आई एम स्टॉपिंग टिल हियर। क्वेश्चंस कहाँ दूंगी बेटा, मैं आपको इसमें दूंगी, किसमें, अपना जो नॉर्मल होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं दूंगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगी, ठीक है, और आपके ऐप में भी डाल दूंगी, ठीक है। जैसे अपनी चैप्टर नंबर 1 की पूरी फुल फ्लेश टेस्ट हुई थी वैसे ही होगी। थैंक यू श्रद्धा, प्रीति मैम है हमारे साथ, आप तोड़, बिल्कुल बिल्कुल, ये इस ग्रुप में भेज दूंगी मैं, ऑलरेडी भेजा है बेटा मैंने आपको, ये नोट्स भेजा है, ठीक है, वापस शेयर कर देती हूँ, डोंट वरी, ठीक है। चलो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड चैप्टर। उसके बाद फर्स्ट सेकंड चैप्टर की साथ में टेस्ट होगी, तो बाकी ऑनलाइन वाले ऑफलाइन बच्चे जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, बेटा फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों की साथ में प्रिपरेशन कर लेना। नेक्स्ट टेस्ट कंबाइंड टेस्ट होगी चैप्टर 1 और 2 की, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।